एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 8 विषय हिंदी। विषयांग माँ कह एक कहानी भाग 2। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त और इसका साहित्य प्रकार है काव्य। यह कविता संवाद शैली में लिखी गई है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस अभ्यास को आगे बढ़ाने से पूर्व अगले भाग में हमने क्या अभ्यास किया था उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग में हमने सबसे पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, क्योंकि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी, यह कविता गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमने अगले भाग में गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय प्राप्त किया, जिसमें हमने देखा कि सिद्धार्थ में से गौतम बुद्ध कैसे बने, किस प्रकार उन्होंने संसार का त्याग किया, अपनी पत्नी यशोधरा का त्याग किया और पुत्र राहुल का भी त्याग किया। फिर बाद में हमने कविता का अभ्यास किया, जिसमें कुछ पंक्तियों का अभ्यास हमने कर लिया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम उन पंक्तियों को वापस दोहराएं। माँ कह एक कहानी। पहली पंक्ति, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यहाँ पर माँ जो है वो कौन है? यशोधरा, और यह उनका पुत्र जिसका नाम क्या है? राहुल। तो राहुल अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना। तब यशोधरा उसे कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? तब राहुल क्या कहता है कि मुझे ये चेटी अर्थात दासिया कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए माँ लेटी लेटी ही तू मुझे एक कहानी सुना। किसी राजा की या रानी की तू मुझे कोई भी कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि थी मनमानी। तू है हठी मानधन मेरे, मतलब कि यशोधरा कहती है कि हे मेरे पुत्र, तू बड़ा ही हठी है, तू जिद्दी है, तू मेरे सम्मान की पूंजी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, मतलब कि एक दिन उपवन में बड़े बड़े सवेरे तेरे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, और वहां पर उपवन में मन को अनुकूल आने वाली मतलब कि मन को भाने वाली सुगंधित हवा बह रही थी। मनमानी यानी कि मन को अनुकूल आने वाली हवा बह रही थी, सुंदर हवा वहां पर बह रही थी। जहां सुरभि मनमानी, हामा यही कहानी। और राहुल कहता है कि हाँ, जहां पर अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी, हामा यही कहानी तू मुझे सुना। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यहाँ पर उपवन की शोभा का वर्णन किया गया। क्या कहते हैं कि वहां पर उपवन में बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे और उस पर ओस की बूंदें जमी हुई थी, और स्पर्श से
उष्मकालीन स्पर्श से, पवन के स्पर्श से ये जो बूंदे थी वो क्या कर रही थी, झिल मिला रही थी, हिल रही थी। और हल्के हल्के झोंके की ओस की जो बिंदु थी वो मिश्रित होकर बह रही थी, उस पर पानी लहरा रहा था। तो यहाँ पर सुंदर वर्णन है कि चारों रंग बिरंगे फूल है और उसी रंग बिरंगे फूलों के ऊपर उसकी बूंदे उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। और पास में ही तालाब का पानी भी लहरा रहा था। फूलों के ऊपर उसकी बूंदे भी झिलमिला रही थी और पानी भी लहराता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, मतलब कि लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिग्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। वहां पर उपवन में खग यानी कि पक्षी मधुर स्वर में, कलकल अर्थात मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। सहसा अर्थात अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। कैसे गिरा? बिग्ध यानी कि घायल होकर। और किससे घायल होकर? खग सर से। खग यानी कि पक्षी और सर यानी कि बाण। पक्षी को मारने वाला जो बाण होता है उस बाण से वो घायल होकर ऊपर से गिरा। हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष यानी कि उसके पांख को हानि पहुंची, उसके पंख घायल हो गए थे। यानी कि इसका भावार्थ क्या होगा कि आकाश में पक्षी उड़ रहे थे और मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, तभी अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे आ गिरा। वो हंस जिसके बाणों से वो बिग्ध था, घायल था, उसके पंख घायल हो चुके थे, उसकी एक पंख कट चुकी थी। बराबर। उसके बाद आगे, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। इसे सुनते ही राहुल क्या कहता है? वो कहता है कि उसकी पक्ष यानी कि उसके पांख टूट गई, उसके पक्ष को हानि पहुंची है। यह कहानी तो बहुत ही करुणा से भरपूर है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौंक, चौंक यानी कि अचंभित होकर, आश्चर्य में आकर उन्होंने उसे उठाया। किसने उठाया? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने उस हंस को अपनी गोद में उठा लिया और हंस को ऐसा लगा कि मानो उसने नया जन्म पा लिया हो। इतने में आखेटक आया। इतने में कौन आ पहुंचा? आखेटक। आखेटक अर्थात शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, मतलब कि जो बाण सिद्ध करने में, लक्ष्य सिद्ध करने का अभिमानी हो, जिसे अपने लक्ष्य पर अभिमान हो, घमंड हो, ऐसा शिकारी वहां पर आ पहुंचा। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस हंस को अपनी गोद में उठाया तो हंस को ऐसा लगा कि जैसे उसने नया जन्म पा लिया हो। लेकिन इसी बीच वह शिकारी वहां आ पहुंचा जिसने उस हंस को क्या किया था? घायल किया था। उसे अपने निशान लगाने की सफलता पर बहुत घमंड था। बराबर। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक कविता का अभ्यास किया था। अब आगे, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। जब राहुल ने यह कहानी सुनी तब वो क्या कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, मतलब कि राहुल कहने लगा कि उस शिकारी को अपने लक्ष्य पर, अपने निशान लगाने की सफलता पर बहुत अभिमान था। निश्चय ही यह कहानी कोमल भी है और कठोर भी है। कोमल किस लिए? क्योंकि सिद्धार्थ ने उस हंस की रक्षा की, इसलिए एक तरह से वो करुणा और कोमलता से भरपूर है। और दूसरी ओर वो शिकारी जो अभिमानी था, घमंडी था, मतलब कि एक तरफ एक कठोर व्यक्ति है और दूसरी तरफ कोमल हृदय वाले व्यक्ति। यहाँ पर शिकारी वो किस हृदय का व्यक्ति है? कठोर हृदय का। और ये सिद्धार्थ है वो कोमल हृदय का, दया भाव वाला। मतलब कि ये कहानी कैसी हुई? कोमल और कठिन कहानी।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मतलब कि जैसे ही वो शिकारी आया तो तुरंत उसने घायल हुए पक्षी की मांग की, परंतु तेरे तात थे रक्षी, मतलब कि तेरे जो पिताजी थे वो रक्षक थे, अर्थात उन्होंने उसकी रक्षा की थी, इसलिए वो उसे देना नहीं चाहते थे। तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। मतलब कि जब वहां पर शिकारी आया और शिकारी ने तुरंत कहा कि लाओ मेरा शिकार मुझे दे दो, तब सिद्धार्थ ने मना कर दिया, क्योंकि वो रक्षा करने वाले थे, वो रक्षण करने वाले थे, उसने उस हंस की रक्षा की थी, इसलिए वो देना नहीं चाहते थे। तो वो जो खगबख्शी था, खगबख्शी यानी कि शिकार करके खाने वाला, भक्षक, उसने हठ करने की ठानी। मतलब कि उसने उस घायल हुए पक्षी को हठ पूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था, खगभक्षी था वो शिकारी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल कहता है कि उसने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठ पूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, अब तो यह कहानी बहुत ही आगे बढ़ेगी। मतलब कि दोनों जिद करने लगे। सिद्धार्थ किसी भी कीमत पर हंस को देना नहीं चाहते थे और शिकारी किसी भी कीमत पर हठ करके अपने शिकार को वापस प्राप्त करना चाहता था। अब आगे। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। हुआ विवाद, विवाद यानी कि झगड़ा, वाद विवाद, सदय निर्दय में। सदय यानी कि जिसके अंदर दया है वो, दयावान, और निर्दय यानी कि जिसके अंदर दया नहीं है वो। मतलब कि सदय कौन था? सिद्धार्थ, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? दया भावना थी हंस के प्रति। और निर्दयी कौन था? वो शिकारी, जिसने एक पक्षी को घायल किया था, निर्दोष पक्षी को। मतलब कि दोनों के बीच क्या हुआ? विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपने अपने विषय पर अड़े हुए थे, कोई भी मान नहीं रहा था अपने अपने विषय पर। सिद्धार्थ कहता था कि मैं रक्षक हूं, मैंने इसकी रक्षा की है, इसलिए मैं हंस नहीं दूंगा। और वो शिकारी कहता है कि ये हंस मेरा शिकार है, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा। दोनों अपने अपने विषय के आग्रही थे, हठ पकड़ के बैठे हुए थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब ये बात कहाँ पर पहुंची? न्यायालय में पहुंची, और सभी ने इस बात के बारे में, इस विवाद के बारे में सुना और सभी ने जाना। मतलब कि इसका भावार्थ क्या होता है कि दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच क्या बढ़ने लगा? वाद विवाद बढ़ने लगा। दोनों अपने अपने विषय पर अडिग थे। तब ये पूरी कहानी न्यायालय में पहुंची और सभी ने इस कहानी के बारे में सुना और जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल क्या कहता है कि राहुल ने कहा कि तब तो ये कहानी सभी जगह पर फैल गई, सबने सुनी और सबने जानी, यानी कि ये कहानी बहुत ही व्यापक हो गई, चारों ओर फैल गई। अब आगे। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। मतलब यशोधरा राहुल से पूछती है कि हे राहुल, तू ही अब इस घटना का निर्णय करके बता। तू निर्णय कर इसका, मतलब कि तू ही इसका निर्णय करके बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है, रक्षक का या भक्षक का। कह दे निर्भय जय हो जिसका, मतलब कि तू बिना किसी भय से, बिना डरे हुए मुझे कह दे कि इस विवाद में किसकी विजय होगी।
उस विषय में मैं तेरी बोली सुनना चाहती हूँ। मैं तेरा पक्ष जानना चाहती हूँ, तेरा मत जानना चाहती हूँ कि तू बता दे कि किसकी विजय होगी, न्याय किसका पक्ष लेगा। मैं तेरी वाणी सुनना, तेरे मुख से ये जवाब सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल क्या कहता है कि यशोधरा से कि मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, इस विषय में मेरी राय क्या हो सकती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। अब राहुल निर्णय करता है। वो क्या कहता है, यशोधरा कहानी के अंत तक ले जाती हुई कहती है कि अब तू बता, जब कोई व्यक्ति निर्दोष को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा। बराबर, कोई निरपराध मतलब हंस जो है वो निरपराध है, उसका कोई दोष है नहीं है, वो निर्दोष है। तो अगर कोई निर्दोष को मारे तो फिर अन्य कोई क्यों ना उसे उबारे, मतलब कि बचाए। कोई भी उसे बचा सकता है, अर्थात उसकी रक्षा अवश्य होनी चाहिए। इस तरह रक्षक के ऊपर भक्षक को निछावर किया जा सकता है। मतलब कि जो अंत में क्या कहा, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। मतलब कि रक्षक के ऊपर भक्षक को निछावर किया जा सकता है। भक्षक से रक्षक बहुत ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। मतलब मारने वाले से कौन बड़ा होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। दया पूर्ण न्याय देने वाला ही श्रेष्ठ होता है। मतलब कि जो दया करने वाला है उसके पक्ष में ही न्याय होना चाहिए। अगर कोई निर्दोष को मार सकता है तो फिर दूसरा उसे बचा भी सकता है। मतलब कि रक्षक और भक्षक में सबसे बड़ा महान कौन है, रक्षक है। बचाने वाला श्रेष्ठ होता है और न्याय हमेशा किसके पक्ष में होता है, जो दया करने वाला है उसके पक्ष में। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। मतलब कि न्याय, राहुल यह सब सुना और दयापूर्ण न्याय श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा उसने। तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी कि अब तो निश्चय ही तूने कहानी का वास्तविक जो अर्थ है वो ठीक से समझ लिया है, क्योंकि तूने बहुत ही सही निर्णय लिया। अब जब यशोधरा ने राहुल को पूछा कि तू इसका निर्णय कर, तब राहुल ने यही कहा कि अगर कोई निर्दोष को मार सकता है तो दूसरा उसे बचा भी सकता है। और रक्षक और भक्षक में रक्षक श्रेष्ठ होता है और न्याय हमेशा दया के पक्ष में होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा राहुल ने कहा। तब यशोधरा ने कहा कि तूने बहुत ही अच्छी तरह से कहानी सुनी और अच्छी तरह से उसका अर्थ तूने समझा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह जो हमारी कहानी है वो पूर्ण होती है और अब आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।